गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, भाग 1, जिसमें हमने आपके लेसन नंबर 4 आपको कंप्लीट करा दिया है। कल हमने उसके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखे थे जो हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं और अक्सर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कल भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वैद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या कहता है चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि धारा का प्रवाह, कि जो धारा है वो कैसे चलती है या विद्युत कैसे चलता है। वैद्युत चालन, विद्युत कह लो या करंट कह लो या धारा कह लो, एक ही बात है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे, धारा का प्रवाह, यानी धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो सबसे पहले परिभाषा वैद्युत धारा, पहले हमें पता ये होना चाहिए कि वैद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक होगा, उसमें जो आवेश होगा और उसके प्रवाह की दर होगी, वही क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा कहलाएगी। जैसे यदि किसी चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश क्यों कूलाम हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T। यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर Q/T। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर का मीनिंग होता है अपॉन में T आना। ठीक है, तो किसी आवेश ऊपर है, आवेश प्रवाह की दर होगी, देखो लिखा है I बराबर Q/T। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, धारा कहलाएगी। यानी कितने सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो वो जितने भी सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित हो गए उनको सोल्व करके जो भी I का मान आएगा वही क्या कहलाएगी, धारा कहलाएगी। और धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। हम यहाँ से एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकंड, तो I बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ से भी एक नई परिभाषा बन जाती है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। यानी 1 सेकंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश हो तो उस चालक की जो विद्युत धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो I क्यू का मान कितना दिया, 1 कूलाम, टी का मान कितना दिया, 1 सेकंड, 1 से 1 कटा कितना आया, 1, तो I का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। मैंने अभी बताया कि धारा का मात्रक कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। तो यही कहा गया है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यह एक अदिश राशि होती है। और एम्पियर की जो विमा होती है वो कैपिटल ए होती है, ये भी नोट कर लेंगे। एम्पियर की विमा कितनी होती है, कैपिटल ए, या धारा की विमा कितनी होती है, कैपिटल ए होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मध्यम मुक्त पथ तथा सरांति काल। सबसे पहले यही बात आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस वस्तुएं जो होती हैं, उसमें वे सभी ठोस वस्तुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की क्या होती है, सभी ठोस वस्तुएं सुचालक होती हैं, यानी गुड कंडक्टर कह सकते हैं। यानी ठोसों में आसानी से क्या होता है, धारा प्रवाह आसानी से होता है। इनमें विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा समझाया जा सकता है। और जो ये ठोस होते हैं, इनमें जो विद्युत चालन है उसको कैसे समझाया जा सकता है, विद्युत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा। यानी ठोसों में कैसे
जो धारा है उनका प्रवाह होता है। जो हमारा पदार्थ होता है उसमें एक नाभिक होता है। आपने पढ़ा होगा परमाणु मॉडल में कि कोई पदार्थ है उसमें जो नाभिक है, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके समीप कक्षाओं में क्या करता है, घूमता रहता है। क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और तो जब एक नेगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उनके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है भाई। नाभिक हमारा धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूम रहा है, तो धनावेश और ऋणावेश दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा। तो वो बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और धनावेश पर, नाभिक पर धनावेश है। तो क्या होता है कि नाभिक धनावेश द्वारा परबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, परंतु नाभिक दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम आवेश होता है। जो दूर कक्षाओं में होते हैं उन पर क्या होता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, जिससे वे क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और आराम से सभी दिशाओं में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो जो दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या होते हैं, परमाणु से अलग होकर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी जो दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। कि पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस में जो विद्युत चालन होता है वो बहुत ही आसानी से होता है, या हम कह सकते हैं कि ठोस धातुओं या ठोस में सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है, यानी गुड कंडक्टर होते हैं। यानी उनमें बहुत ही अच्छे से धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और जो इन ठोस है इनमें जो अगर हम धारा का प्रवाह को समझाना है तो वो हम किससे समझा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से समझा सकते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक के धनावेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। यानी जो ये परमाणु है इसमें जो ये नाभिक होगा, ये प्लस चार्ज है और इसकी बाह्य कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या होगा, इससे बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से क्या होगा, बंधा होगा, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर यह बल बहुत ही कम होता है। ये तो हम इसके पास थे, अगर इससे दूर हो जाए, अगर इससे नाभिक से क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो जो ये बल होता है आकर्षण का ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को उनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। तो जब ये इनके बीच जो बल होगा बहुत कम होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम आसानी से हटा सकते हैं, इन और जो इनमें से इलेक्ट्रॉन है वो, इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं। और जो यहाँ ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन है इनमें से क्या हो जाते हैं, परमाणु से अलग हो जाते हैं और अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इस तरह से जो ये गति करते हैं तो इन्हीं हम क्या कहते हैं, इन्हीं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो ये अनियमित रूप से गति करते हैं परमाणु से अलग होकर, यही क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। परिभाषा हमारे जो टॉपिक है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्यम, मुक्त पथ तथा सरांति काल। परिभाषा देखते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टकराव के बीच चली गई दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्यम, मुक्त पथ
कहते हैं। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से होकर क्या हो जाता है, अनियमित रूप से गति करने लगता है। कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे कहीं पर भी वो एट रैंडम गति करता रहता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से होकर अनियमित रूप से गति करता है तो वो क्या करता है कि बाकी इलेक्ट्रॉनों से टकराता है। जैसे यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन चला है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इससे टकराया, फिर इससे टकराने के बाद यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन रखा है, फिर वो उससे टकरा गया। तो दो क्रमांक, एक टक्कर ये और एक टक्कर ये, तो इन टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, पहली टक्कर ये हुई और दूसरी टक्कर ये हुई, तो ये दो जो टक्कर हुई इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही इलेक्ट्रॉन का माध्यम मुक्त पथ कहलाएगी। फिर से देखिए, मैं दोबारा से समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया। टकराने के बाद यहाँ पर थोड़ी दूरी पर और एक इलेक्ट्रॉन रखा था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया। तो दो क्रमागत टक्कर, पहली टक्कर और एक ये दूसरी टक्कर, यानी जो एक जैसी क्रमागत का मीनिंग होता है एक के बाद एक टक्कर होना। जैसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होगी, तो एक टक्कर यहाँ तक और एक टक्कर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, माध्यम मुक्त पथ कहलाती है। समझ गए माध्यम मुक्त पथ क्या होता है, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम मुक्त पथ कहलाता है। अब देखते हैं सरांतिकाल। इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच मध्य समय अंतराल को सरांतिकाल कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने देखा कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो उन दो क्रमागत टक्करों के जो बीच की दूरी थी वही क्या कहलाई, माध्यम मुक्त पथ कहलाया। अब इन दो टक्करों के बीच जितना समय लगेगा, सपोज करो पहली टक्कर के लिए 2 सेकंड लगे, नेक्स्ट टक्कर के लिए 1 सेकंड लगा, तो इनके बीच में जो समय अंतराल होगा, तो यहाँ से कितना समय का अंतराल होगा, 2 और 1 3 सेकंड, तो यही क्या कहलाएगा, इसका सरांतिकाल कहलाएगा, या टाइम पीरियड कहते हैं हम इसको। ठीक है, और इसे किससे लिखते हैं, टो से लिखते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक कि माध्यम मुक्त पथ किसे कहते हैं और सरांतिकाल किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या है, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd कहते हैं। क्या कह रहा है कि बैटरी का जो विभवांतर है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, यानी जो हमारी बैटरी है, सपोज करो हमारी बैटरी 5 वोल्ट की है। ठीक है, तो जो ये 5 वोल्ट विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को सही तरह से त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, यानी इलेक्ट्रॉनों को वो क्या नहीं कर पाता, एक्सेलरेट नहीं कर पाता, यानी उसको त्वरण नहीं दे पाता, बल्कि वह उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। यानी जो ये 5 वोल्ट का विभवांतर है वो क्या करता है, जो तार की लंबाई की है उसकी दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, अगर सपोज करो ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है, तो ये इस दिशा में क्या करेगा, उसको थोड़ा बहुत ही क्या दे पाएगा, सूक्ष्म वेग दे पाएगा, और इस नियत सूक्ष्म वेग को ही इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उच्च विभव की ओर सूक्ष्म वेग से चलेगा
जिस सूक्ष्म वेग से वो चलेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहलाएगा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v, स्मॉल v और v के नीचे ये d, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का जो मान होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी इस वेग से वो चलता है। हम नोट करेंगे, सेल के भीतर धनावेश नीचे विभव पर तथा ऋणावेश ऊंचे विभव पर होता है। कोई सेल होगा हमारे पास, ये सेल है, तो सेल के भीतर जो धनावेश होगा वहाँ पर हमेशा क्या पाया जाएगा, लो वोल्टेज पाई जाएगी या लो पोटेंशियल पाया जाएगा। और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पर हाई वोल्टेज पाया जाएगा या हाई पोटेंशियल पाया जाएगा, विभव। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि चैप्टर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपकी कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होगी जो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। नेक्स्ट चैप्टर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस चैप्टर में इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें वो आपकी लगभग 6-7 परिभाषाएं बनती है, जो हर साल इनमें से 2-3 परिभाषाएं एग्जाम में अति लघु या किसी क्वेश्चन के साथ जुड़कर पूछी जाती हैं। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं आपके लिए आने वाली है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे। और आप, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और हमें भी कोर्स को कराना है, जिससे हम कोर्स बहुत तेज़ी से लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, यानी हमें इस वीडी और आई में क्या बताना है, एक संबंध बताना है। वैद्युत धारा आई और स्मॉल वीडी क्या है, इसमें क्या बताना है, हमें एक संबंध बताना है। तो उसके लिए माना कि एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा तार के प्रत्येक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तार के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। माना कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से चलने लगता है। एक बात और मैं आपको नोट करा दूं, इसको नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में हमेशा धारा का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं, तो धारा इसके विपरीत दिशा में चलेगी, आई। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो हमने कोई एक तार ले लिया और उसकी अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया। अनुप्रस्थ काष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये कोई तार है, मैं आपको दिखा, ये तार है और मैं इसको यहाँ से ऐसे गोल काट दूँ, तो वही हमारी क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ काट कहलाती है। माना एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। तार के प्रत्येक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तार के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। माना कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग vd चलने लगता है। देखो चित्र में भी दिखा रखा है कि इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसकी विपरीत दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसके जो आयतन है ये वाला, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो माना t सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश क्यों है, तो तब विद्युत धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, Q/T। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaVd होगी। कैसे, Vd वेग से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और a क्षेत्रफल में से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉनों क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaVd होगी। कैसे कि कैसे होगी कि देखो भाई, सपोज करो मेरे पास इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। और क्या कर रहे हैं, ये Vd वेग से चल रहे हैं और कितने क्षेत्रफल में से जा रहे हैं, a में से। तो 10 इलेक्ट्रॉन
ए क्षेत्रफल में से वी डी वेग से जा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ एन है तो हम कितना लिख लेंगे, एन इलेक्ट्रॉन। तो 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन ए वी डी। ठीक है, और टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए वी डी इंटू टी। यानी टी सेकंड का मीनिंग है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, जितने भी सेकंड होंगे उसकी गुना हो जाएगी इससे। ठीक है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है, अतः टी सेकंड में तार में प्रवाहित कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर एन ए वी डी टी इंटू ई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई टी सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, वी डी वेग से चल रहा है, ए क्षेत्रफल में से जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। तो इतने जब इन की गुना कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल आवेश मिल जाएगा। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्यू का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आई बराबर एन ए वी डी ई टी है, ये यहाँ पर टी अभी ठीक है, अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो आई का मान आ जाएगा एन ए वी डी ई। ई क्या है, आवेश है, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए क्षेत्रफल, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यही अनुगमन वेग तथा धारा में क्या है, संबंध। तो अनुगमन वेग ये रहा और धारा ये रही। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो धारा है वो अनुगमन वेग के क्या है, समान अनुपाती है। यानी वेग बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, वेग घटेगा तो धारा भी घटेगी। तो आई बराबर एन ए वी डी ई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है धारा घनत्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी जो धारा घनत्व होती है वो क्या होती है, धारा घनत्व जे। यानी धारा घनत्व को हम स्मॉल जे से लिखते हैं, और वो क्या होता है कि धारा अपॉन जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा ये क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। परिभाषा में लिखा है किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। जैसे ये हमारे पास कोई ए एरिया का क्षेत्रफल है और इसके अभिलंबवत ऐसे क्या निकल रहे हो, धारा बह रही हो, तो जितने क्षेत्रफल में धारा बह रही होगी यानी आई अपॉन ए, वही हमारी क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कैपिटल जे स्मॉल जे कहलाएगा। धारा घनत्व को कहीं से लिखते हैं, स्मॉल जे से, और आई बराबर आई अपॉन ए, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी जितने भी एरिया से जो धारा प्रवाहित होगी वही क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो विमा क्या हो जाएगी, L-2A, क्योंकि मीटर की जो विमा होती है L होती है और मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर, और नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है धारा घनत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध। हम जानते हैं कि J बराबर आई अपॉन ए तथा I बराबर NeA/Vd, समीकरण नंबर 2। ये भी हमने पढ़ा अभी कि धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर आई अपॉन ए, तथा ये भी हमने पढ़ा है क्या, I बराबर NeA/Vd, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, इसको ठीक कर लेना भाई, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो J बराबर NeA/Vd, आई का मान हमने यहाँ पर रख दिया तो NeA/Vd अपॉन ए से ए कैंसिल, तो J का मान आ जाएगा NeVd। ठीक है, तो J का मान कितना आ जाएगा, NeVd। तो ये हमारा धारा घनत्व और कहीं में संबंध है, अनुगमन वेग में। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अभी और भी बहुत आगे, इससे भी आगे बहुत इम्पोर्टेंट और रिलेशन आएंगे। ये
बस ये समझिए बेसिक चैप्टर है आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत प्रतिरोध। किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसके कारण चालक में बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये भी लाइन लिख लेना कि उसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई चालक है और इनके बीच में हमने 5 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया और इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो हमारा 5/2 होगा और जो मान निकल के आएगा आर का यानी 2.5, यही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो यही लिखा है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसके कारण चालक में बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, यानी R बराबर V/I। तो यहाँ से भी आप परिभाषा आसानी से दे सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। और प्रतिरोध को हम कहीं से लिखते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर या ओम होता है। ओम का ये सिंबल होता है। ठीक है, वोल्ट या एम्पियर कह सकते हैं या हम ओम भी कह सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो सकता है, ओम, और ओम को हम इस सिंबल से भी प्रदर्शित करते हैं। और विमा क्या हो जाएगी, ml2 T-3 A-2। आप विभव में निकाल सकते हो, विभव की विमा लिख लो और धारा की विमा लिख लो और इनको क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगी, विमा मिल जाएगी किसकी, प्रतिरोध की। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। तो ये प्रतिरोध होता है किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। अर्थात प्रतिरोध एक रुकावट होती है, ठीक है, जो धारा को कम या ज़्यादा करती है। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। विद्युत चालकता बराबर 1/विद्युत प्रतिरोध। सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, एक नंबर में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। अर्थात विद्युत चालकता बराबर 1/2 विद्युत प्रतिरोध, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और आप परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स। भाई देखो, 1/, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओम इनवर्स बोल सकते हैं, या हम इसके सिंबल पर भी ऐसे माइनस लगा सकते हैं ओम के, तो ओम इनवर्स। या इसका एक और इम्पोर्टेंट मात्रक होता है साइमन। क्या, साइमन या मो। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा। या मो, साइमन या ओम इनवर्स, ये तीनों किसके मात्रक होते हैं, विद्युत चालकता के मात्रक होते हैं। विमा क्या हो जाएगी, विमा इसकी उल्टी हो जाएगी क्योंकि व्युत्क्रम है। देखो यहाँ एम पर माइनस नहीं है तो एम पर माइनस आ जाएगा, एल पर माइनस नहीं था एल पर माइनस आ जाएगा, टी पे माइनस है तो टी पे माइनस हट जाएगा, ए पे माइनस है तो ए पे से भी माइनस हट जाएगा। अगर आपने इसकी विमा याद कर ली तो इसकी विमा अपने आप ही हो जाएगी याद। बस इसकी विमा को क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, उल्टी कर देंगे उसकी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी समझानी। एक एक चीज़ें हमने आपको धारा के बारे में बताया कि जो आवेश प्रवाह की तरह धारा कहलाती है, मात्रक एम्पियर होता है। फिर हमने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, यानी जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से वो अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, किससे, परमाणु से, और अनियमित गति करते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है और दो क्रमागत टक्कर होती है तो उन दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी माध्यम मुक्त पथ कहलाती है और जितना समय लगता है वो श्रांति काल कहलाता है। और
जो बैटरी का विभव है वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, लेकिन लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या कर पाता है, उसे सूक्ष्म वेग दे पाता है। और वही सूक्ष्म वेग क्या कहलाता है, वही सूक्ष्म वेग क्या कहलाता है, वही सूक्ष्म वेग क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। और फिर हमने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन और धारा के बीच संबंध बताया, और इस तरह से छोटी छोटी परिभाषाएं। तो आज इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपके लिए मैं एक जानकारी दे दूं, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, 12वीं में कक्षा 12 में बैठने वाले हो, और उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको स्कूल नहीं आना पड़ रहा, आपके घर पर ही बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। और हमारा कोर्स अभी बहुत पीछे चल रहा है, तो हमें कोर्स भी कराना है। कोर्स कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अब आगे आगे आपको बहुत ज़्यादा काम भी मिल सकता है। 1-1 घंटे की वीडियो भी आपके लिए आ सकती है, आधे घंटे की भी वीडियो आ सकती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, सारा काम कंप्लीट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना याद प्रारंभ कर दें। जितने चैप्टर आपको याद करा दिए गए हैं उन सबको याद करना शुरू कर दें। जैसे ही हमारा ये 5th चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद हम एक 6th चैप्टर और आपको इसमें से कराएंगे, फिर हम आपको 2nd बुक कराएंगे। ठीक है, इस बुक को यहीं पर क्या करेंगे, रोक देंगे, फिर हम आपकी 2nd बुक शुरू करेंगे। मैं बता दूंगा जिस दिन आपको 2nd बुक शुरू करनी होगी उसकी आपको एक अलग से कॉपी बनानी होगी 2nd बुक की। प्रकाश की यूनिट से हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक 2nd बुक कॉपी बनानी होगी 2nd बुक की। ये हमारी 1st बुक चल रही है। 1st बुक का आज हमने 5वां चैप्टर आपको पढ़ाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।